हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस डॉक्टर टीच में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सूखी खांसी, बलगम के साथ खांसी अगर आ रही है किसी को, बहुत लंबे समय से अगर किसी को खांसी है, जल्दी में अगर किसी को खांसी हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। खांसी क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कारण होते हैं इसके, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ना, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इसमें हम डायग्नोस क्या क्या करते हैं, है ना, पता कैसे हम लगाते हैं, इसमें किन किन चीज़ों का हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए मरीज़ को, है ना, इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहते हैं। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है व्हाट इज़ कफ। कफ होता क्या है? कफ इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी व्हेन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, डस्ट पार्टिकल्स और एनी काइंड ऑफ इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प इन एलिमिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड कफ। कफ एक वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, श्वसन तंत्र में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई डस्ट के पार्टिकल्स चले गए हों, है ना, कोई एलर्जी हो गई हो, कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी स्थिति के अगेंस्ट हमें खांसी आती है। तो खांसी का काम होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ हमारे श्वसन तंत्र में चली गई है तो उसको बाहर निकालना, है ना, उसी को हम खांसी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि खांसी क्या होता है। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, है ना, खांसी क्यों होती है, हमें किन किन कारणों से हो सकती है। तो सबसे पहला हमें इन्फेक्शन से भी खांसी हो सकती है, जिसमें फ्लू अगर किसी को हुआ है तो उसमें भी खांसी हो सकती है। निमोनिया अगर किसी को हो रखा है तो उसमें भी खांसी हो सकती है। कॉमन कोल्ड में भी खांसी होती है। ब्रोंकाइटिस अगर किसी को हुआ है तो उस स्थिति में भी खांसी देखी गई है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है एलर्जी। अगर किसी को फूड से एलर्जी है ना, स्मोक, धुआं वगैरह, डस्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों से अगर किसी को एलर्जी है तो उस स्थिति में भी खांसी देखी गई है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है अस्थमा का। अगर कोई मरीज़ है जिसको अस्थमा है ना, जिसमें सांस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर किसी को सांस प्रॉपर तरह से नहीं आ रही है तो उस स्थिति में भी खांसी देखी गई है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सीओपीडी, है ना, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है। तो इसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। डैमेज लंग्स, अगर टिश्यू कुछ डैमेज हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी खांसी देखी गई है। अगर कोई जीआरडी का मरीज है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, इसमें क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स फ्रॉम द स्टोमक। हमारे पेट में जो एसिड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, पचाता है, तो वो अगर रिफ्लेक्ट करने लगता है हमारे ईसोफेगस में तो उस स्थिति में भी खांसी आपको आ सकती है, खांसी हो सकती है। इन्वायरमेंटल भी आपको हो सकती है ना, एयर पोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है, धुआं वगैरह है, तो उस स्थिति में भी आपको खांसी हो सकती है। लंग्स कैंसर अगर किसी को है तो लंग्स कैंसर में भी खांसी देखी गई है, क्योंकि इसमें बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है तो खांसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ब्लड स्पूटम जो हमारा बलगम निकलता है उसमें ब्लड वगैरह भी आता है, तो इसमें भी खांसी देखी गई, क्योंकि उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, जब हमें खांसी आएगी तो उसी के द्वारा वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, तो खांसी उसमें भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं आप लोग इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि खांसी के क्या क्या कारण होते हैं, खांसी हमें क्यों होती है, क्यों आती है, खांसी का क्या काम है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होते हैं, खांसी में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है शॉर्ट थ्रोट, है ना, हमारे गले में बहुत ही गरगराहट टाइप की अगर रहती है ना, कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है, वीजिंग भी होती है इसमें, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारी सांस प्रॉपर तरह से नहीं आ पाती है, चेस्ट पेन भी होता है ना, इरिटेशन रहता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, गला हमारा पूरा लाल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है ना, चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, फीवर भी रहता है, इसमें बुखार भी हो सकता है, स्पूटम प्रोडक्शन होने लगता है, बलगम बहुत ज़्यादा मात्रा में भी बनने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं इसके, जिसके अगर ये सारे लक्षण हैं तो उस स्थिति में हम उसको बता सकते हैं कि आपको खांसी हुई है। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ही मेन पॉइंट ही हमारा होता है हर एक बीमारी में ट्रीटमेंट, है ना, कि ट्रीटमेंट हमें क्या लेना है, इलाज कैसे करना है, क्या है इसका इलाज है।
तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको, टैबलेट इसमें आती है ओडोक्सिल 500 मिलीग्राम ओडी, दिन में एक बार दी जा सकती है, एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं 500 मिलीग्राम ओडी, दिन में एक बार, ये भी एंटीबायोटिक है। दोनों में से एक एंटीबायोटिक दिया जा सकता है मरीज को। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सिरप रेसबॉस होता है, 1 चम्मच TDS, मतलब दिन में 3 बार देना चाहिए। ड्राई कफ अगर किसी को है, जिसमें इरिटेबिलिटी थ्रोट हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर किसी को सूखी खांसी है, तो उस स्थिति में हम सिरप ये दे सकते हैं रेसबॉस, है ना। रेसबॉस के अंदर क्या होता है, क्लोफेंड्रामाइन होता है इसके अंदर, लीवोड्रोप्रोपाइजिन भी होता है इसके अंदर। तो इसको हम, सूखी अगर खांसी है तो इसको हम दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सिरप आस्तालिन आती है, 1 चम्मच दिन में 2 बार दिया जा सकता है बीडी मरीज को। इसको ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन ये होती है। अगर इसका काम क्या होता है कि अगर पेशेंट को अस्थमा वगैरह है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारी जो ब्रोंकाइज होती है उनमें सूजन वगैरह आ जाती है, जो श्वसन तंत्र हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, और उसको डायलेट करती है ये सिरप, है ना। आस्तालिन में क्या होता है, आस्तालिन में सल्बूटामोल होता है। सल्बूटामोल का काम होता है कि जो डायलेशन का, ये डायलेट कर देती है, उनको चौड़ा कर देती है, जिससे कि सांस आराम से आती है फिर हमें। ठीक है, इसके बाद टैबलेट हम इसमें दे सकते हैं ब्रोमैक्जिन 8 मिलीग्राम BD, दिन में 2 बार दी जा सकती है। ये म्यूकोलाइटिक होती है, अगर एक्सेसिव स्पूटम म्यूकस अगर बन रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर स्पूटम और म्यूकस बन रहा है, तो उसको बाहर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ब्रोमैक्जिन टैबलेट भी दे सकते हैं 8 मिलीग्राम, इसमें ब्रोमैक्जिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी टैबलेट आती है कॉम्बीफ्लॉम। कॉम्बीफ्लॉम एक टैबलेट दिन में एक बार दी जा सकती है। बॉडी एक अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि खांसी जब होती है तो बहुत ज़्यादा बॉडी एक, हेड एक, है ना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो उस स्थिति में हम कॉम्बीफ्लॉम टैबलेट भी मरीज को दिन में एक दे सकते हैं। इसके अलावा इनहेलर आस्तालिन बूडीकोट, इन दोनों में से एक का आता है, इसके 1 से 2 पफ लिए जा सकते हैं अगर ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। अदरवाइज इसको SOS रखना चाहिए। SOS का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार, अगर आपको आवश्यकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लें, अदरवाइज इसको नहीं लेना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पेशेंट को और भी कोई लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है। एक चीज़ का आप लोग इसमें विशेष ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ ये आपकी अडल्ट डोज है। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा, इसमें हम क्या क्या डायग्नोस करना चाहिए, है ना, डायग्नोसिस क्या क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्या क्या देने हैं मरीज को, है ना, क्या क्या डायग्नोस करना है और इंस्ट्रक्शन क्या क्या देने हैं, इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना। डायग्नोस में हम इसमें हीमोग्लोबिन करा सकते हैं, WBC करा सकते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स होती है, HB का मतलब हीमोग्लोबिन होता है ना। इसमें इस्नोफिल वगैरह भी देखते हैं, ESR करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। इसमें निमोनिया वगैरह तो नहीं है कि मरीज को इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पूटम आ रहा है तो स्पूटम 4 AFB भी कराया जा सकता है। स्पूटम 4 AFB एसिड फर्स्ट बेसिलाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसमें हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ध्यान रखिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत लंबे समय से हो रही है, तो मरीज़ को आप स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको स्टीम इनहेलेशन 2 से 3 बार पर डे करना है। भाप आपको 2 से 3 बार दिन में लेनी ही है किसी भी हाल में, है ना। उसके अलावा वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल करने हैं आपको, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको गरारे भी करने हैं, है ना। टेक हॉट ड्रिंक लाइक सूप 2 से 3 बार दिन में लेना चाहिए। आपको पानी वगैरह भी गर्म करके पीना है, इसके साथ में आप सूप वगैरह भी पी सकते हैं गुनगुना करके, गरम गरम, है ना। 2 से 3 बार दिन में ले सकते हैं। इसके बाद एडवाइस कीजिए आप मरीज़ को कि आपको रेस्ट करना है ना, आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद उसको ये भी एडवाइस कीजिए कि आप बात कम कीजिए, बोलिए कम, जिससे कि आपकी श्वास नली जो है, जो आपका श्वसन तंत्र है, इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो आपको बोलना कम है, रेस्ट देना है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन दीजिए आप, इंस्ट्रक्ट टू कवर द माउथ। मरीज़ को बोलिए, आप पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आप अपने माउथ को कवर करके रखिए, नोज़ को कवर करके रखिए, जिससे कि आप मास्क लगा के हमेशा रहिए, फैमिली मेम्बर और भी जो लोग हैं उनमें ये इन्फेक्शन ना फैल सके। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हर एक बीमारी में डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इस चीज़ का भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें क्या खाना है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो टेक वार्म लिक्विड, है ना, पानी भी अगर हम पीते हैं तो उसमें हमें उसको गुनगुना करके ही पीना चाहिए।
और भी अगर लिक्विड की कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे सूप वगैरह हो गया, मैं आपको बता रखा हूँ, तो हल्का गुनगुना करके ही गुनगुना ही आप पिए, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। हनी आप ले सकते हैं, शहद आप इसमें ले सकते हैं, हर्बल टी भी आप इसमें ले सकते हैं, सूप आप पी सकते हैं। सॉफ्ट इजी टू स्वैलो फूड्स, इसमें आप वो खाना खाएं जो आराम से आप निगल सकें, है ना, आपके गले में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ें उनको आपको नहीं लेनी, जो बहुत ही ईजिली आप अगर स्वैलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन करें। अब इसमें क्या खाना है, अवॉइड क्या करना है, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, स्पाइसी फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, ज़्यादा मिर्च वाले, है ना, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। एसिड फूड्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, फ्राइड फूड्स आपको बिल्कुल नहीं खाने, ज़्यादा तले हुए मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। कोल्ड फूड्स इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, है ना, हार्ड फूड्स आपको बिल्कुल नहीं लेने, आइसक्रीम वगैरह हो गया या नट्स वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।